नमस्कार, मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित है, जो बेसिकली मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। और कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक, जो इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक है, विश्व इतिहास के विषय, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके दूसरे भाग को आज हम लोग जानेंगे। इसके दूसरे भाग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था। तो याद रखना है, मेसोपोटामिया का जो सबसे प्रसिद्ध शहर था, उस शहर का नाम उरुक था, है ना। मैंने आपको बताया भी होगा क्लासरूम में, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का सबसे जो प्रसिद्ध शहर था, उस शहर का नाम था उरुक। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला है, उरुक शहर किस महाकाव्य से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है, उरुक शहर गिलगमेश महाकाव्य से जुड़ा हुआ है। गिलगमेश महाकाव्य आपको मैंने बतलाया था कि ये मेसोपोटामिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसकी रचना मेसोपोटामिया में ही किया गया था। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए है कि जिगुरात क्या था। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत जिगुरात का क्या महत्व था, जिगुरात क्या था। तो याद रखना है, जिगुरात एक सीढ़ीदार मंदिर हुआ करता था जो वहां का प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र था, है ना। तो जिगुरात अपने आप में महत्वपूर्ण हिस्सा था वहां की अर्थव्यवस्था के लिए, वहां की सामाजिक व्यवस्था के लिए। मैंने इसे भी आप लोगों को क्लासरूम में बतलाया था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि जिगुरात का निर्माण किस लिए किया जाता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह एक मंदिर होता था और इसमें ईश्वर की पूजा के लिए इसकी स्थापना की जाती थी, इसका निर्माण किया जाता था। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। जो मेसोपोटामिया शहर था, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसका समाज 3 महत्वपूर्ण भागों में बटा हुआ था। याद रखिएगा, उच्च कुल के लोग होते थे, मध्यम लोग होते थे और निम्न कुल के लोग होते थे। तो वहां का जो समाज था वो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित था, मेसोपोटामिया का समाज। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेसोपोटामिया की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ये भी मैंने आपको क्लासरूम में बतलाया है ना, कि मेसोपोटामिया की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक थी, यानी कि जो वंशानुगत अधिकार मिलता था वो बेटे को मिलता था, उत्तराधिकार बेटे को दिया जाता था, संपत्ति का जो वारिस माना जाता था वो बेटा ही माना जाता था। इसीलिए, और परिवार का जो हेड होता था वो भी एक पुरुष ही होता था। इसीलिए मेसोपोटामिया की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक थी, है ना। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा फैक्ट क्या है, मेसोपोटामिया के शहरों में सड़कों की क्या व्यवस्था विशेषता थी। तो यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने क्लासरूम में भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तुलना में बिल्कुल अलग थी। यहाँ की विशेषता क्या थी कि यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने देखा है कि वहां की जो सड़कें थी वो समकोण होती थी, यानी सीधी सड़कें होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और चौड़ी सड़कें थी। इन मेसोपोटामिया के शहरों की अगर सड़कों की बात करें तो वो टेढ़ी मेढ़ी होती थी ना, और साथ ही साथ काफी सकरी होती थी। अगला है, मेसोपोटामिया के शहर में परिवहन के लिए क्या उपयोग किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, एग्जामिनेशन में आने योग्य प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के शहर में परिवहन के लिए क्या उपयोग किया जाता था। तो याद रखना है, मेसोपोटामिया में शहर परिवहन के लिए, मेसोपोटामिया के शहरों में परिवहन के लिए गधों का उपयोग किया जाता था, गधा गाड़ी का वहां इस्तेमाल किया जाता था। अगला है, मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था। मैंने अभी बताया, मेसोपोटामिया के मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। और ये क्या होता था, बेसिकली किसके केंद्र होते थे। तो याद रखना है कि जो मेसोपोटामिया के मंदिर थे
जो धार्मिक केंद्र होते थे वो तो थे ही, क्योंकि वहां पे लोग ईश्वर की पूजा करने के लिए जाते थे। साथ ही वो आर्थिक केंद्र होते थे और प्रशासनिक गतिविधियों का भी केंद्र था। इसीलिए आप देखिएगा कि जो मेसोपोटामिया की शहरों में जो शासन प्रशासन था वो शुरुआत में वहां के मंदिर के पुजारी या पुरोहित के हाथ में ही होता था, और बाद में ही मैंने भी आपको क्लासरूम में बताया था कि यही पुरोहित वर्ग या जो पुजारी वर्ग था यही धीरे धीरे आगे चल के मेसोपोटामिया के शहरों का राजा भी बना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध शासक जिसने कानून संहिता बनाई थी, है ना, तो उस शासक का नाम था हम्मुराबी, और थंबनेल में भी आपने देखा इसका इमेज मैंने दिखलाया है वहां पे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम्मुराबी की संहिता में कुल कितने कानून थे। क्लासरूम में भी मैंने इसे बताया है, यहां भी बता रहा हूं कि हम्मुराबी की संहिता में कुल 282 कानून थे। कितने कानून थे? 282 कानून थे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम्मुराबी का जो संहिता था, जो एक कानूनी पुस्तक थी, उसमें कुल मिला के 282 संहिताओं का व्यवस्था किया गया था। 282 अनुच्छेद थे, आप ऐसा कह सकते हो। अगला, यह संहिता किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो आप कह सकते हो इसमें बहुत ही कठोर कानून का निर्माण किया गया था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी का आंख फोड़े तो उसका भी आंख फोड़ लो, किसी को दांत तोड़े तो उसका भी दांत तोड़ दो, यानी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत के सिद्धांत पर यह कानून बेसिकली आधारित था। तो अपने आप में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लेना। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं कि मेसोपोटामिया में दास कौन होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में दास व्यवस्था या गुलाम व्यवस्था भी थी। तो दास किसको माना जाता था, किसको दास बनाया जाता था? तो बेसिकली दो कैटेगरी के लोग होते थे। पहला कैटेगरी होता था युद्ध में बंदी बनाए गए लोग, जो लोगों को युद्ध में बंदी बना लिया गया है किसी कारण से, और दूसरा जो कर्ज नहीं चुकाया है ना, तो कर्ज नहीं चुकाने वाले लोग और साथ ही साथ युद्ध में बनाए गए लोग, ये दोनों लोग मेसोपोटामिया में दास होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। अगला है, मेसोपोटामिया के लोग अपने घरों के बीच में क्या बनाते थे? तो याद रखना है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो अपने घरों में खुला हुआ आंगन बनाते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया के लोग अपने घरों के बीच में खुला आंगन जरूर रखते थे, है ना, चारों तरफ घर है और बीच में खुला हुआ आंगन है। अगला है कि उर शहर की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? उर शहर में सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो शाही कब्र था, है ना। उर शहर में शाही कब्र की खोज की गई है, और शाही कब्र की क्या विशेषता है देखिए, मैंने यहाँ पे बतलाया है कि इस शाही कब्र में क्या मिला। याद रखना, एक शाही कब्र में राजाओं के साथ दफनाए गए आभूषण है ना, राजा जो आभूषण पहनता था उस आभूषण को भी दफनाया गया था। वो जिस वाद्य यंत्र से संगीत सुना करता था उस वाद्य यंत्र को भी दफनाया गया, और राजा की सेवा में जो सेवक रहा करते थे उनको भी मार करके वहां पे दफना दिया गया था। शाही कब्र में ये तीन महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, राजा के साथ उसके आभूषण, उसके वाद्य यंत्र और साथ ही साथ उसके सेवक। अगला है, मेसोपोटामिया में विवाह का प्रचलन कैसा था? यानी मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार विवाह करते थे, या विवाह की जो संस्था थी उसे क्या माना जाता था? तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया में विवाह करना एक सामाजिक कर्तव्य माना जाता था। तो आज के इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बतलाए, समझाए। उम्मीद है ये आपको इंपॉर्टेंट लगा, और इंपॉर्टेंट तो है ही, हालांकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। बहुत सारी जानकारियां आपको इनसे मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।